Today's topic is explaining the data with statistics. हमने अपने लास्ट सेशन में ये देखा था कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ डाटा। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो पहले हिस्से का नाम हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के तौर पर पेश कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डाटे को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर्स और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। और दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि फिर हम उस डाटे की मदद से बिगर डाटे के ऊपर उसके रिजल्ट्स को इन्फर करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि गैलप सर्वेस के अंदर 2000-3000 लोगों से राय लेकर फिर उस 2-3000 लोगों के एनालिसिस को या उनकी राय को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हाउ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान थिंक्स, या पूरी दुनिया में बिल्कुल इसी तरीके से काम किया जा रहा होता है जब आप सर्वेस को आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो आज हम बेसिक आइडिया समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा होता क्या है और उसको स्टैटिस्टिक्स की मदद से किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। बड़ी एक सिंपल सी हम कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं। Where a production manager of Dalman Carpet Company is responsible for the output of over 500 corporate looms. 500 carpet looms है जहाँ पे ना प्रोडक्शन हो रही है और प्रोडक्शन मैनेजर इंचार्ज है, और प्रोडक्शन मैनेजर इंटरेस्टेड ये मानने में है, ये जानने में है कि ओवरऑल डेली आउटपुट हर लूम में कितनी हो रही है, या ओवरऑल वो जो कंपनी है वो कितनी ऑन एवरेज कारपेट प्रोड्यूस करती है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ 500 लूम्स, ही सैम्पल्स द आउटपुट फ्रॉम 30 लूम्स। वो रोजाना उन 500 में से किसी 30 लूम्स का डाटा उठा लेता है और फिर उन 30 लूम्स की बुनियाद के ऊपर वो एक कंक्लूजन ड्रा करता है कि ओवरऑल 500 लूम्स के अंदर एवरेज कारपेट प्रोडक्शन क्या हुई होगी। मिसाल के तौर पर पिछले दिन के जो यार्ड्स की प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि 16.2, then 15.4, then 16, then 16.6, then 15.9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 30 कारपेट लूम जो हैं उन्होंने इतने कारपेट यार्ड्स की शक्ल में प्रोड्यूस किए हैं। अब आप अगर ये डाटा देखें तो ये डाटा किस किस्म का है कि उसने सिंपली 30 लूम्स को कॉल करके पूछ लिया या उस तक रिपोर्ट आ गई कि हर लूम ने कितने यार्ड्स की प्रोडक्शन की है। तो एक लूम ने 16.2 यार्ड्स की प्रोडक्शन की थी, दूसरे ने 15.4 की थी, तीसरे ने 16.0 की थी, देन 16.6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उसके पास 30 लूम्स की सिचुएशन आ गई। अब ये जो 30 लूम्स की चीजें हैं ये क्या चीजें? दिस इज द डाटा। डाटा आर द कलेक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि कोई भी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड डाटा। अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज देखें कि जब जहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है डाटा, तो डाटा के आगे इज का लफ्ज नहीं लिखा हुआ बल्कि आर का लफ्ज लिखा हुआ है, डाटा आर। इट्स मीन डाटा इज नॉट अ सिंगुलर, डाटा इज अ प्लूरल। ठीक है, ये जमा का सीगा हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ प्लूरल थिंग। तो इसका सिंगुलर क्या है? इसका सिंगुलर हम इंग्लिश में कहते हैं डेटम। डेटम मीन्स सिंगल value, whereas data means a collection of number of things। तो ये प्लूरल बन जाता है, इट्स नॉट अ सिंगुलर वैल्यू। तो अगर आप बिल्कुल सही इंग्लिश लिख रहे हो देन आपको डाटा इसके बजाय डाटा आर चाहिए आपको लिखना। एंड देन द कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सेट। ठीक है, और डाटा सेट के अंदर एक जो पॉइंट होगा, एक ऑब्जर्वेशन जो है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स की जबान में डाटा पॉइंट भी कहते हैं। इसका मतलब एक जो फिगर लिखी हुई है 16.6 इज अ डाटा पॉइंट, 16.2 इज अ डाटा पॉइंट, एंड ऑल द कलेक्शन इज कॉल्ड डाटा। अच्छा, अब आप अगर देखें तो हमने जो डिस्कशन जो हम कर रहे हैं वो हमने किया क्या? हमने उसको किया इस तरीके से कि हम जब उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, हमने कहा कि हमारे पास 500 कारपेट लूम्स हैं और उस 500 कारपेट लूम्स के अंदर से हमने 30 फिगर्स को उठाई। जिस तरीके से मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि हमारे पास 220 मिलियन लोग हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि वो 220 मिलियन लोग पॉलिटिक्स के बारे में,
बजट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में क्या राय रखते हैं। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम 220 मिलियन लोगों से पूछें। तो हम करेंगे क्या, हम 2000, 3000, 4000 लोगों से पूछेंगे और उसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। सो हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। एग्जाम्पल जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल के अंदर 500 कारपेट लूम्स इज अ पॉपुलेशन पूरे का पूरा, और 30 जो हमने उठाया है, 30 इज कॉल्ड सैंपल, और उस सैंपल की मदद से हम पॉपुलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो हियर द कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिशियंस गैदर डाटा फ्रॉम अ सैंपल, आप सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं, देन they use this information to make inference about the population that makes sample represents। ठीक है, तो फिर इस सैंपल की मदद से वो पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन इज अ होल एंड सैंपल इज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट होल। जिस तरीके से अभी हमने एग्जांपल दी कि जी फॉर एग्जांपल गैलप पोल जो है पाकिस्तान में 3500 एडल्ट लोगों का इंटरव्यू करती है या उनसे क्वेश्चनर फिल करवाती है, और उसके बाद पाकिस्तान के तमाम एडल्ट जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी राय को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। सो पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। पॉपुलेशन हम नॉर्मल सेंस में तो आबादी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब है कि जिस खास एरिया को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन, दैट इज पॉपुलेशन। और उस सारे पॉपुलेशन में से जितनी फिगर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सैंपल, जो कि पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट नहीं होंगे बल्कि कुछ थोड़ा सा पार्ट होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो सैंपल है वो कैसा सैंपल है। मिसाल के तौर पर मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में टीन एज जो लड़के हैं उनके अंदर स्मोकिंग की हैबिट कितनी एग्जिस्ट करती है। अब अगर मैं ये करने की कोशिश करूँ कि मैं सिर्फ उसके अंदर इस्लामाबाद के बाद प्रीमियर कॉलेजेस का डाटा ले लूँगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो ख़ास किस्म की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स का या गवर्नमेंट कॉलेजेस का डाटा ले लूँगा, अगेन वो एक ख़ास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जब आपने सैंपल उठाना है तो सैंपल उठाते वक्त इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का क्या मतलब है, दैट इट कंटेन्स द रिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द सेम प्रोपोर्शन एज दे आर इंक्लूडेड इन दैट पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर अगर आप टीन एज लड़कों की बात कर रहे हैं तो टीन एज लड़कों में कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं रहे। आप तो आपके सैंपल जो है, आपका जो एनालिसिस है वो स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है, वो टीन एज लड़कों के बारे में है। इसका मतलब है अगर वो टीन एज लड़का कहीं किसी जगह जॉब कर रहा है तो वो भी आपका सब्जेक्ट है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। इसका मतलब जो आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है इसके अंदर इस तमाम किस्म के लोगों को शामिल होना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक खास किस्म की चीज़ उठा लें। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। आपका जितना अच्छा सैंपल, जिस कदर बेहतर आपका सैंपल होगा, जितना साफ शफाफ और जितना अनबाइज्ड आपका सैंपल होगा, उतने आपके स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स बेहतर नजर आएंगे, और जितना आपका बाइज्ड सैंपल होगा उतने फिर रिजल्ट्स बेहतर नजर नहीं आएंगे। अच्छा, अब हमने ये सारे के सारा सैंपल ले लिया। अब नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ मीनिंगफुल पैटर्न इन द डाटा। अब हम डाटा को एक पैटर्न की शेप में देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये याद रखें कि डाटा तो बेतहाशा है। जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में बात की थी बिग डाटा की, देयर इज ट्रिलियंस ऑफ फिगर्स, लेकिन वो सारी chaos में मौजूद हैं। नाउ it is the responsibility of statistician, it is the responsibility of data scientists, it is the responsibility of people who are trying to understand that data। उनका ये काम है कि वो इसमें एक मीनिंगफुल पैटर्न तलाश करें। That is why we need to sort the data first of all। Now sorting मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। हम उसे सिंपली कलेक्ट करके कीप देम इन ऑर्डर कर सकते हैं, या इसके अलावा और बहुत से तरीक़ेकार हो सकते हैं कि जिसकी मदद से हम उसको सॉर्ट करें। एक जो बहुत फेमस तरीक़ाकार है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम पूरे डाटे को छोटे छोटी क्लासेस में बांट लेते हैं, और फिर हम देख लेते हैं कि हर क्लासेस में कितनी किस्म कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट कर रही हैं। इस मेथड को हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
जो आपको इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल पे मिलती है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको 30 लूम्स का जो डाटा दिखाया था, बिल्कुल ये नॉर्मल जिस तरीके से लिखा और आपके सामने आ गया, दैट इज नॉर्मली कॉल्ड अ रॉ डाटा। रॉ का मतलब होता है कि इस पे अभी तक किसी किस्म का स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई नहीं हुआ। इसी को हम नॉर्मली जबान में अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। इसके अंदर मैंने इसके अंदर अभी तक कोई ग्रुपिंग नहीं की, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अनग्रुप्ड डाटा। अब हम उसको ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि डाटा आर नॉट इंफॉर्मेशन। डाटा तो डाटा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा पॉइंट्स। अब ये आपका काम है कि आप किस तरीके से उसमें से बेहतरीन रिजल्ट्स निकालें। तो बेहतरीन रिजल्ट्स निकालने के लिए आपका ये काम है कि आप उसको समराइज करें और उसको एक बेहतर वे में प्रेजेंट करें ताकि उसमें से अच्छे रिजल्ट निकल सकें। और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत इसीलिए ताकि हम उसमें से बेहतर पैटर्न निकाल सकें। ठीक है, इस सारे काम को करने के लिए एक नॉर्मल तरीक़ाकार ये है कि हम डाटा अरे बना लेते हैं। डाटा अरे का मतलब है कि हम डाटे को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मिसाल के तौर पर आपने अभी देखा था कि ये बेसिक वो डाटा फिगर्स थी जो हमने अभी डिस्कस की थी 30 कॉर्पोरेट लूम्स के बारे में। तो ये नॉर्मल आपके सामने मौजूद था। अब हमने सिर्फ किया है कि इस सारी फिगर्स को हमने तरतीब में बना लिया, यानी कि 15.2 देन 15.4 देन 15.6 15.6 15.6 15.7। तो मैंने सिर्फ उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से कर लिया है। सो दैट हैज नाउ डाटा हैज बीन टर्न इनटू अ डाटा अरे। हमने इसको डाटा अरे की शक्ल में कर लिया। अब हम इसी डाटा अरे को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की अगर कोशिश करें तो वो किस तरीके से बनेगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली ये है कि मेरे पास जितना डाटा मौजूद था मैंने उसके क्लास इंटरवल्स बना लिए, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन बना ली। जो 15.1 से लेकर 17 तक का जो डाटा मेरे पास मौजूद था मैंने उस सारे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले को मैंने 15.1 से लेकर 15.5 तक कर लिया, फिर 15.6 से लेकर 16 कर लिया, 16.1 से 16.5 और 16.6 से लेकर 17 तक। आप देखें इन सारे क्लास इंटरवल्स के अंदर 0.44 का डिफरेंस है। उसके बाद मैंने उस टेबल में से देखा कि हाउ मेनी वैल्यूज हर इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मुझे यह पता चला कि जो पहला इंटरवल है 15.1 से लेकर 15.5 तक, इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर 15.6 से लेकर 16 तक में 16 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जिस कदर वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं मैंने इन सारी वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया। मैंने कहा कि जी दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इस किस्म की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम नॉर्मली इक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर आपके जो क्लास इंटरवल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, इक्वल है। एक और कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि हम अनइक्वल क्लास इंटरवल्स बना रहे हैं, जिस तरीके से ये सेकंड आपके सामने जो टेबल है इसके अंदर बनाए हुए हैं। अब आप देखें इसके अंदर क्लास इंटरवल्स डिफरेंट है, लेकिन एक बात याद रखें कि क्लास इंटरवल्स डिफरेंट करने से हमेशा आपके लिए डाटे के एनालिसिस मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि फिर एक क्लास इंटरवल दूसरे क्लास इंटरवल के साथ कंपेरेबल नहीं रहता। सो दिस इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्लास इंटरवल्स निकालने का तरीकाकार क्या है? ये बेसिकली 0.3 का जो क्लास इंटरवल है ये हमने किस तरीके से निकाला था। इसका बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप मिनिमम फिगर उठा लेते हैं एंड मैक्सिमम फिगर उठा लेते हैं। ये जो सवाल है मेरे पास, इसके अंदर जब मैंने देखा था तो जो मिनिमम फिगर थी वो 15.2 थी और मैक्सिमम फिगर 17 थी। तो मैंने इसको सिंपली ये किया और डिवाइडेड बाय जितने क्लास इंटरवल्स मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फर्ज करें मैं ये चाह रहा हूँ कि 4 क्लास इंटरवल बन जाए, मैं चाह रहा हूँ 6 बन जाए, मैं चाह रहा हूँ 8 बन जाए, मैं चाह रहा हूँ 2 बन जाए, जितने भी मैं चाह रहा हूँ मैं उसको इससे डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास एक अप्रॉक्सीमेट विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगी। अब आप देखें इस सिचुएशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आ जाए 0.3, इट कैन बी 0.31256। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ज़ाहिर है आपने फिर इसके अंदर थोड़ा सा जगह छोड़ के इसको खुद ब खुद अरेंज करना होता है। ठीक है, तो ये खैर आपकी अभी मर्जी होती है आगे। अच्छा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बहुत दफ़ा हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि आप टोटल फ्रीक्वेंसी को आप इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो फिगर आती है इस
इस फिगर को हम बाद में जाके चांसेस ऑफ अकरेंस भी कहेंगे, दैट जिसको हम अक्सर ज़बान में कि जी अकर करने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो इसको कहेंगे। यहाँ पर अभी हमने इसका नाम जो रखा है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जिस तरीके से इस टेबल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जब हमने 100 लोगों से पूछा कि आपकी क्या क्या ऑक्यूपेशन है, तो 100 में से 5 लोगों ने कहा कि दे आर एक्टर, 8 ने कहा कि दे आर बैंकर, 22 ने कहा कि दे आर बिजनेसमैन, 7 ने कहा कि दे आर केमिस्ट, डॉक्टर्स 10 ने कहा कि दे आर डॉक्टर्स, वगैरह वगैरह। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी खास ऑक्यूपेशन क्लास तक टोटल सिचुएशन क्या है। ठीक है, यानी कि मैं अगर मिसाल के तौर पर आपको यहीं पे बताने की कोशिश करूं कि मैं अगर यहाँ पे ये लफ्ज़ मालूम करने की कोशिश करूं कि जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहली फिगर तो एज इट इज़ यहाँ पे 5 आ जाएगी। दूसरी फिगर में मैं 5 और 8 को जमा करूंगा और नेक्स्ट फिगर आ जाएगी मेरे पास 13। नेक्स्ट फिगर में मैं 13 में 22 जमा करूंगा, अब मेरे पास ये फिगर आ जाएगी 35। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर में अगर जमा करूंगा दैट इज गोइंग टू बी 42। अब देखें इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि एक्टर तो 5 हैं, लेकिन एक्टर और बैंकर जो हैं वो टोटल मिलाकर कितने हैं? दे आर 13। इसी तरीके से मुझे ये पता चला कि एक्टर, बैंकर और बिजनेस पर्सन टोटल कितने हैं? जवाब आया 35। इसी तरह एक्टर, बैंकर, बिजनेसमैन एंड केमिस्ट टोटल कितने हैं? जवाब आया 42। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो क्लासेस मौजूद होती हैं वो सारी की सारी क्लासेस के हवाले से आपको टोटल फिगर दे रहा होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आप एक और चीज़ देखें कि पिछला जो हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था वहाँ पे ये जो पहली जो लाइन थी यहाँ पे लिखा हुआ था क्लास इंटरवल्स, और मैं ये चेक कर रहा था कि जी किस कदर कितने यार्ड्स ऑफ कारपेट हैव बीन प्रोड्यूस। यहाँ पर मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया कि जी कितने एक्टर थे, कितने बैंकर थे, कितने बिजनेस पर्सन थे, कितने डॉक्टर्स थे। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पहली लाइन है जो कि नॉर्मली वेरिएबल्स की लाइन है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली क्लास का स्टाइल ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ओवरलैपिंग क्लासेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि नो डाटा पॉइंट फॉल्स इनटू मोर देन वन कैटेगरी। मिसाल के तौर पर जब मैंने पिछला ये स्लाइड उठाई तो देखें एक्टर 5 है एंड केमिस्ट 7 है। नाउ देयर कैन बी एन ऑप्शन कि जहां पर कुछ ऐसे केमिस्ट हो जो कि एंकर भी जो कि एक्टर भी हो, कुछ ऐसे बैंकर भी हो जो कि साथ साथ टीचिंग भी करते हो। ठीक है, तो अगर उस किस्म का केस होगा तो फिर हम कहेंगे कि दैट इज अ ओवरलैपिंग क्लास। ठीक है, और यहां पर जो कि हर एक का सेपरेट क्लासिफिकेशन दी हुई है, इसका मतलब है दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों में से एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि डाटा पॉइंट किसी एक ही क्लास के अंदर फॉल करेगा। इसी तरीके से क्लासेस कैन बी क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। जिस तरीके से मेरा जो पहला कारपेट लूम वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज अ क्वांटिटेटिव क्लास, जहां पे हम डाटे को क्वांटिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो कि मेरी लास्ट एग्जांपल जो है जिसमें डॉक्टर, बिजनेसमैन और इंजीनियर्स वगैरह का जिक्र है दैट इज अ क्वालिटेटिव क्लास। ठीक है, कि वहां पर अब आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर रहे बल्कि क्वालिटेटिव क्लास है जहां पे आप ये देख रहे हैं कि यार ये ऑक्यूपेशन कितने हैं। आप देख रहे हैं कि जी एक स्कूल के अंदर जो है वो मेल्स कितने हैं एंड फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, एक ऑफिस के अंदर इंजीनियर्स कितने हैं, साइंटिस्ट कितने हैं, अकाउंट के लोग कितने हैं, एडमिन के लोग कितने हैं एंड स्टाफ कितना है। तो दीज आर ऑल क्वालिटेटिव क्लासेस। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा आपको आगे जाके समझनी पड़ेगी और आप इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस क्लासेस। यहाँ पर हम क्लासेस की जगह वेरिएबल्स का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का क्या मतलब होता है या ये डिस्क्रीट क्लास का क्या मतलब होता है? डिस्क्रीट क्लासेस आर सेपरेट एंटिटीज दैट डू नॉट प्रोग्रेस फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट क्लास विदाउट अ ब्रेक। ठीक है, इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं जब वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा तो एक ब्रेक आएगी।
तो ब्रेक का मतलब बेसिकली क्या हुआ, ब्रेक का मतलब ये है कि हर क्लास की अपनी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। इसका एक आसान मतलब ये हो सकता है कि दीज फिगर्स कैन नॉट बी इन द शेप ऑफ डेसिमल फिगर, ये फ्रैक्शंस नहीं होंगी, ये नॉर्मली पूरी वैल्यूज होंगी। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, अब एक फैमिली में बच्चे कितने हैं, वो या तो एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, 1.5 या 1.75 नहीं हो सकता। प्यास की क्लासरूम में जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो या तो 10 होंगी या 12 होंगी या 14 होंगी या 18 होंगी या 19 होंगी या 20 होंगी, वो 1.37 नहीं हो सकती। सो ये जो सारी एग्जांपल्स हैं दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स या डिस्क्रीट क्लासेस, जिसमें जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में क्लिक करते हैं तो असल में एक जंप आता है और एक ब्रेक आता है, ठीक है। तो अगर आप इसका फर्ज करें, अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनेगा कि फर्ज करें अगर ये लाइन आई तो फिर जंप आके दूसरी लाइन, जंप आके तीसरी लाइन, जंप आके चौथी लाइन, इस तरीके से कोई डिस्क्रीट ग्राफ बनेगा। इसके मुकाबले में जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर फ्रैक्शंस आ सकती हैं, इसका मतलब है कि ये ब्रेक नहीं मांग रहा, ठीक है, इसमें ब्रेक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर वेट्स ऑफ कैन्स ऑफ टोमेटो, अब अगर टोमेटो कैन्स का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है किसी एक कैन का जो वेट है वो 2.3 kg हो, दूसरे का 2.31 kg हो, तीसरे का 2.35 kg हो, चौथे का 2.29 kg हो, वगैरह वगैरह। इसमें अब किसी किस्म की ब्रेक इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान में हर दिन कितनी बारिश हुई, अब वो बारिश को आप अगर मैयर करने की कोशिश करेंगे तो वो ये नहीं हो सकता है कि जी या तो 5 मिलीलीटर हुई होगी या 6 मिलीलीटर हुई होगी, वो कुछ भी हो सकती है बीच में, उसके कहीं ना कहीं जो भी इसका मिलीलीटर या मिलीमीटर जो भी हिसाब होता है आप देखेंगे उसके अंदर एक कंटिन्यूस पोजीशन है। ये इसका मतलब है कि जब आप उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस किस्म के ब्रेक्स नहीं आ रहे होंगे, बल्कि उसका ग्राफ जो है वो हो सकता है कि बिल्कुल इस तरीके से कंटिन्यूस ही आ रहा हो, इस तरीके से ग्राफ सा बन रहा हो। सो दीज आर द वेरिएबल्स विच आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये जो लफ्ज है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस क्लासेस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपका जितना आगे जाके जब हम मजीद वेरिएबल और जब मजीद मॉडल्स बढ़ेंगे तो सारी जो बेस है उसकी वो यहाँ से निकलती है कि जो वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल है या वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, उसकी बुनियाद पर फिर हम इसको आगे चलाते हैं। अच्छा, अब हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए एक जो बहुत अच्छा तरीक़ाकार होता है वो होता है पिक्चर की शक्ल में, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इस बात को कि अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है। ग्राफ से जो आप बड़ा इजीली समझ सकेंगे, बहुत दफ़ा वो आप फिगर्स की शक्ल में उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज की दुनिया में बेतहाशा बड़े बड़े स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और सब के बावजूद स्टिल आपने देखा होगा कि जो डाटे का डिस्प्ले है ग्राफ्स की शक्ल में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। और हम भी अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत दफ़ा डाटे को जब रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं तो हम उसको ग्राफ की शक्ल में ही रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं। ओके, ग्राफ जो है वो नॉर्मली 2 डायमेंशनल पिक्चर्स हमें दे रहा होता है। उसके अंदर नॉर्मली जो हमारा तरीक़ाकार है ये कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि जो डॉक्टर इंजीनियर अगर वेरिएबल वो शो करते हैं या कारपेट आउटपुट शो करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम शो करते हैं, ठीक है। समटाइम्स आपने अक्सर कंप्यूटर पे देखा हो या बहुत बुक्स में देखा हो कि इसी को वो रिवर्स भी कर दिया करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर डाटा आपको डिफरेंट शेप में नज़र आता है। यानी कि मैं अभी जो आपको जिस शेप के डाटे की बात कर रहा हूँ उसको जब आप बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म की पिक्चर्स आएंगी। इसके मुकाबले में जो दूसरा ग्राफ है वो हो सकता है कि बाज़ वक़्त आपके जो बार हैं वो इस तरीके से कुछ आ रहे हैं, तो नॉर्मली इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए ये वाली जो मेथोडोलॉजी है दिस इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड एंड दिस मेथोडोलॉजी इज़ नॉर्मली नॉट प्रेफर्ड। सो दिस मेथोडोलॉजी जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि जी हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शो करते हैं एंड वर्टिकल एक्सेस के ऊपर हम उसकी फ्रीक्वेंसीज शो करते हैं। अच्छा, अब आप अगर देखें इसको आगे, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स।
कुछ मैं बहुत मेन आपसे डिस्कस करूँगा, बाकी हम इसको सम अप करेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम इज़ अ वेरी वेरी फेमस मेथड, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजाइव, पाई चार्ट आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, और इसके अलावा स्कैटर डायग्राम एंड देयर आर मैनी मोर। अगर मैं सबसे पहले सिर्फ हिस्टोग्राम को पढ़ लो, तो हिस्टोग्राम की जो आइडिया है दैट इज अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल की शक्ल में डाटा शो करते हैं जो कि रेंज ऑफ वैल्यू के हिसाब से भी प्रोपोर्शन होता है और नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन द क्लास के हिसाब से भी प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब है अगर वैल्यू 1 लाई कर रही है तो उसका अगर साइज 1 सेंटीमीटर है तो अगर 6 वैल्यूज होंगी तो साइज 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर 10 वैल्यूज होंगी तो साइज 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप उसके साथ उसको प्रोपोर्शन करते हैं और दूसरी साइड पे आप उसकी फ्रीक्वेंसीज को डालते हैं। इसी तरीके से हिस्टोग्राम की एक और टाइप ऐसी हो सकती है जिसके अंदर हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बजाय उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डाल दें। ठीक है, आप अगर इसकी एक शेप देखना चाहें तो ये आपको एक शेप नज़र आ रही है। आप अगर देखें कि मैंने यहाँ पे किया क्या है कि ये वो बेसिक इंटरवल्स हैं जो हमने लिए थे 0.33 के हिसाब से, और उसके बाद हर इंटरवल में अगर पहले इंटरवल में 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसका रेक्टेंगल बना दिया है, अगर आखिरी में 3 और उससे आखिरी में 3 शो कर रही है तो उसका रेक्टेंगल बना दिया। और आप देखें रेक्टेंगल का साइज बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम है। 2 का जो है उसका साइज 3 से कम है, 5 वाला उससे उसी रेफरेंस के साथ बढ़ जाए, यानी कि इसका बिल्कुल आपस में रिलेशनशिप है। 3 और 6 आप अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये बिल्कुल 1 to 2 का होगा कि ज़ाहिर है वो उससे डबल है। और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने अपना प्रोडक्शन ले लिए और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी उठा ली है। इसी तरीके से आप अगर इसको नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, अब हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि आप देखें कि साइज ऑफ रेक्टेंगल्स आर सेम। सो दिस इज अ वेरी वेरी फेमस मेथड जो कि हम हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मेथड इज कॉमनली नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हम अगेन सिंपल फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं और उसके अंदर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम करते क्या है कि हम इसके अंदर डॉट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, आप देखें कि 15 पे ये वैल्यू यहाँ से शुरू हुई है और 15.3 पे यहाँ तक चली गई है और ऊपर चली गई है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर हम हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत पे सिचुएशन बनती है कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की फिगर है ये नॉर्मली हिस्टोग्राम के हमेशा सेंटर में आती है, तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाती है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैंने बनाई हुई है अभी आपके लिए बेसिक फ्रीक्वेंसी, इसको आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी दोनों को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। सिमिलरली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल डाटा कहाँ से शुरू कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा हो थोड़ा सा, और क्लास का इंटरवल भी थोड़ा सा ज़्यादा हो। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम ऐसा करते हैं कि जब एक टीचर जो है वो जब स्टूडेंट्स को बेसिकली रेट करता है मार्क्स के लिहाज से, तो स्टैटिस्टिकल जो फिगर्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो एक बेस्ट तरीक़ेकार है वो ये होगा कि दुनिया में हर चीज़ के अंदर एक नॉर्मल कर्व बनेगी। ये जो अभी शेप है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल कर्व, इसी शेप की होती है। नॉर्मल कर्व का बेसिकली मतलब क्या होता है? नॉर्मल कर्व का मतलब ये होता है कि हमेशा बहुत थोड़े लोग होंगे जो बहुत लोअर साइड पर होंगे, हमेशा बहुत थोड़े लोग होंगे जो बहुत हायर साइड पर होंगे, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सेंटर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक क्लास अगर 150 लड़कों की क्लास है तो उन 150 में से शायद 10, 12, 15 ऐसे होंगे जो बहुत पुअर परफॉर्म करेंगे और फेल हो जाएंगे। उनमें से 10, 12, 15 लड़के लड़कियां वो होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और ए या A+ ग्रेड लेंगे, और एक जो मिडिल पोर्शन है वो नॉर्मली B+ के दरमियान कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि जब एक टीचर रैंक करता है तो फिर उस टीचर का जो फ्रीक्वेंसी कर्व बना के ना स्टूडेंट्स का, उसको हम एक थ्योरेटिकल
फ्रीक्वेंसी कर्व के ऊपर मैप करते हैं और फिर हम देखते हैं कि टीचर का डाटा और थ्योरी का जो मॉडल है वो कितना एक दूसरे के साथ टैली कर रहा है, और इससे फिर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा होता है कि टीचर का जो रैंकिंग का तरीक़ाकार है वो कितना जस्टिफाइड और कितना लॉजिकल है या नहीं है। ठीक है, ये भी एक तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है। ओजाइव्स इज़ अगेन अ वेरी फेमस मेथडोलॉजी जिसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक ख़ास सर्टन वैल्यू के ऊपर या नीचे कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह अभी आपको याद होगा, हमने थोड़ा सा पहले देखा था कि एक्टर 5 थे, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि एक्टर और बिजनेसमैन मिला के कितने हैं, एक्टर, बिजनेसमैन और फर्ज करें कोई बैंकर मिला के कितने हैं। तो दैट वाज कि हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन लाई अबव और बिलो सर्टेन वैल्यूज, दैट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको यही जो पिछला जो मेरे पास जो कारपेट लूम्स का डाटा था, अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊं तो आप देखें उसका टोटल जो कि 30 तक था, तो यहाँ तक पूरा 30 आ गया। इसका मतलब है कि 17 से लेस कितनी फिगर एग्जिस्ट कर रही है, 30, जो कि ज़ाहिर 30 कर रही है। और अगर मैं इसका यहाँ पे ओजाइव बनाने की कोशिश करूँ, सो दिस इज़ द फिगर ऑफ ओजाइव। ठीक है, ओजाइव मुझे क्या बता रहा है? ओजाइव मुझे बता रहा है कि लेस देन ओजाइव डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी है। ठीक है, लेस देन का मतलब है कि दिस लेस देन 17, लेस देन 16.7, लेस देन 16.7, लेस देन 16.4 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर ओजाइव्स। ये मैंने कुछ आपको बेसिक आपको बातें बता दी हिस्टोग्राम की और उन सब की। आज की दुनिया में चूँकि डाटा इतना है और कंप्यूटेशनल फैसिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए आजकल इस किस्म के सारे कामों के लिए नॉर्मली हम मैनुअल चीज़ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कंप्यूटर्स ही इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर्स के केस में देयर आर मैनी फैबुलस सॉफ्टवेयर अवेलेबल जो कि डाटा के साथ डील करते हैं। सिंपल लेवल पे आप अगर देखें तो MS Excel इज़ देयर। MS Excel इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ स्प्रेडशीट। आप अगर हायर लेवल पे जाएं तो मिनीटैब, SPSS इस स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, और हायर लेवल पे जाएं तो R, पाइथन, जूलिया, इवन मैटलैब और इस किस्म की बेतहाशा सिस्टम्स हैं जो कि SAS, ये वो सारे सिस्टम्स हैं जो कि डाटे को बहुत हैवीली इस्तेमाल करती हैं। तो आप अगर एक्सेल को थोड़ा सा यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्सेल में डाटा एनालिसिस के चैप्टर के फ्रेमवर्क के अंदर को हिस्टोग्राम और बाकी चीज़ें बहुत सी नज़र आएंगी। आप जब उसके अंदर जाएंगे तो आपको इस किस्म के बहुत सारे चार्ट्स की टाइप नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल लाइन ग्राफ्स, पाई ग्राफ्स, बार, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, और आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सी ऐसी फिगर्स मिलेंगी जो कि मुख्तलिफ शेप्स की फिगर्स हैं, जिसकी मदद से आप बड़ा इजीली डाटे को एक्सप्लोर करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, आप अगर देखें तो ये जो स्कैटर डायग्राम्स हैं ये बहुत हैवीली इस्तेमाल होती हैं आज की दुनिया में। पाई चार्ट्स, लाइन, बार, एरिया, ठीक है, ये जो सारी फिगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और इसका नॉर्मल सा ये तकरीबन ये जो सारी चीज़ें ये इस तरह ही आप जब करना शुरू करते हैं तो आप सीख लेते हैं खुद ब खुद ही कि नॉर्मल इसका तरीक़ाकार ये है कि आप कुछ ना कुछ डाटा सोर्स को सेलेक्ट करते हैं और डाटा सोर्स के बाद आप जिस किस्म का चार्ट बनाना चाह रहे हैं वो आप चार्ट बनाते हैं, तो आपके पास उस किस्म की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्राफ्स हैं वो बड़े आराम से डेवलप हो जाते हैं। तो ये वो सारा काम है जिसके अंदर आप जब MS Excel के अंदर इन्वॉल्व हो या बाकी किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वॉल्व हो तो फिर आप बहुत सा डाटा एनालाइज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर समझने के लिए, वो ये है कि डाटा एनालिसिस एक ऐसा काम नहीं है कि आप डाटा उठाएं और वो एनालाइज हो जाएगा। डाटा एनालिसिस इज़ समथिंग कि जितना आप डाटे के ऊपर फोकस करेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ आनी शुरू होगी, और जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ आती है देन यू रियली इंजॉय, क्योंकि आपको उसके अंदर से बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि पहले आपको नज़र नहीं आ रही होती, और फिर आप कहते हैं कि यार दिस इज़ वंडरफुल। ठीक है, मुझे ये पढ़ाते पढ़ाते जो प्रोफेसर जॉन नैश है उसकी मूवी जिसका नाम है ब्यूटीफुल माइंड, उसकी याद आ गई कि जब वो कंप्यूटर की या स्क्रीन पे देख रहा होता था तो बहुत सा उसके पास नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स अवेलेबल होते थे और एकदम से नज़र आता था कि बहुत सी जगहों से नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स निकल के सामने आते थे उसके, और वो कोई फिगर बना लिया करता था।
और उससे उनको फील होता था कि हाँ यार दिस इज़ द पैटर्न इन द डाटा। ठीक है, सो आई होप कि ये जो हमारा जो सेकंड चैप्टर था डाटा एनालिसिस के बारे में, जिसमें हमने पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने डाटा पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया, और जिसमें हमने थोड़ा सा ये ग्राफिंग के बारे में पढ़ लिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दूंगा आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। थैंक यू।